समासात कक्षा 11 के प्रिय विद्यार्थियों जो इन कक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे हुए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 ग्रामीण तथा नगरीय जीवन में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चैप्टर को हमने 3 भागों में विभक्त कर रखा है। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि परिवर्तन ही समाज का अपरिवर्तनीय पक्ष है। आधुनिक समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं होती कि परिवर्तन हमारे समाज का एक विशिष्ट पहचान है। वास्तव में समाज का एक विषय के रूप में उद्भव 17वीं से 19वीं सदी के मध्य पश्चिमी यूरोपीय समाज में तीव्र गति से बदलते परिवेश को समझने के प्रयास में हुआ। सामाजिक परिवर्तन आधुनिक जीवन का एक आम तथा चिरपरिचित सत्य है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से भी यह एक सर्वथा नवीन तथा हाल की सच्चाई है। यह अनुमान लगाया जाता है कि मानव जाति का पृथ्वी पर अस्तित्व तकरीबन 5 लाख वर्षों से है, परंतु उनकी सभ्यता का अस्तित्व मात्र 6000 वर्षों से भी माना जाता रहा है। इन सभ्य माने जाने वाले वर्षों में पिछले मात्र 400 वर्षों से ही हमने लगातार एवं तीव्र परिवर्तन देखे हैं। इन परिवर्तनशील वर्षों में भी इसके परिवर्तन में तेजी मात्र पिछले 100 वर्षों में आई है। जिस गति से परिवर्तन होता है वह चूंकि लगातार बढ़ता जा रहा है। शायद यह सही है कि पिछले 100 वर्षों में सबसे अधिक परिवर्तन प्रथम 50 वर्षों की तुलना में अंतिम 50 वर्षों में हुए और आखिरी 50 वर्षों के अंतर्गत पहले 30 वर्षों की तुलना में विश्व में परिवर्तन अंतिम 20 वर्षों से अधिक आया। आप देख लें, एक तार्किक दृष्टिकोण से किसी तथ्य को समझने के लिए मनुष्य के इतिहास का परिवर्तित चक्र। पृथ्वी पर मनुष्य का अस्तित्व 50 लाख वर्षों से है। अस्थायी जीवन की बुनियादी आवश्यकता कृषि मात्र 12,000 वर्ष प्राचीन है। सभ्यता 6000 वर्षों से अधिक प्राचीन नहीं है। यदि हम मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व को एक दिन मान लें, अर्थात अर्धरात्रि से अर्धरात्रि तक, तो कृषि 11:56 तथा सभ्यता 11:57 पर अस्तित्व में आई। आधुनिक समाजों का विकास 11:59 तथा 30 सेकेंड में हुआ। मनुष्य के दिन के अंतिम 30 सेकेंड में जितना परिवर्तन हुआ है वह अब तक के पूरे समय के योग के बराबर है। आगे देखें आप विद्यार्थियों के लिए जो तार्किक दृष्टि को विकसित करता है और ऐसे क्रियाकलापों में उन्हें अनिवार्य रूप से सम्मिलित होना चाहिए। अपने बड़ों से बात कीजिए, अपने जीवन से संबंधित चीज़ों के बारे में सूची बनाइए। उस समय नहीं थी जो आपके माता पिता आपकी उम्र के थे, तब अस्तित्व में नहीं थी जब आपके नाना नानी दादा दादी आपकी उम्र के थे। जैसे श्याम श्वेत रंगीन टीवी, प्लास्टिक की थैली में दूध, कपड़ों में जिप का प्रयोग, ये प्लास्टिक की बाल्टी इत्यादि। क्या आपके माता पिता के बचपन में भी अथवा उनके माता पिता के बचपन में क्या आप ऐसी चीज़ों की सूची बना सकते हैं जो आपके माता पिता उनके माता पिता के समय में थी परंतु अब नहीं है? सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन एक सामान्य अवधारणा है जिसका प्रयोग किसी भी परिवर्तन के लिए किया जा सकता है जो अन्य अवधारणा द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता, जैसे आर्थिक अथवा राजनीतिक परिवर्तन। समाजशास्त्रियों को इसके व्यापक अर्थ को विशिष्ट बनाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ा ताकि यह सामाजिक सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण हो सके। अपने बुनियादी स्तर पर सामाजिक परिवर्तन इंगित करता है उन परिवर्तनों को जो महत्वपूर्ण हैं, अर्थात परिवर्तन जो किसी वस्तु अथवा परिस्थिति की मूलाधार संरचना को समयावधि में बदल दे। अतः सामाजिक परिवर्तन कुछ अथवा सभी परिवर्तनों को सम्मिलित नहीं करते, मात्र बड़े परिवर्तन जो वस्तुओं को बुनियादी तौर पर बदल देते हैं। परिवर्तन का बड़ा
होना मात्र इस बात से नहीं मापा जाता कि वह कितना परिवर्तन लाता है, बल्कि परिवर्तन के पैमाने से, अर्थात समाज के कितने बड़े भाग को उसने प्रभावित किया है। दूसरे शब्दों में परिवर्तन दोनों सीमित तथा विस्तृत और समाज के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाला होना चाहिए, ताकि वह सामाजिक परिवर्तन के योग्य हो सके। इस प्रकार के मापदंडों के बावजूद सामाजिक परिवर्तन एक विस्तृत शब्द है। इसे और विशेष बनाने के लिए स्रोतों अथवा कारकों को अधिकतर वर्गित करने की कोशिश की जाती है। प्राकृतिक आधार पर अथवा समाज पर इसके प्रभाव अथवा इसकी गति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे ऐसे परिवर्तन को उद्विकास का नाम दिया गया है, जो काफ़ी लंबे समय तक धीरे धीरे होता है। यहाँ पर विद्यार्थी उद्विकास का आशय समझ लें, काफ़ी लंबे समय तक धीरे धीरे होने वाला विकास ही उद्विकास है। यह शब्द प्राणी शास्त्री चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया। उन्होंने उद्विकासीय सिद्धांत के आधार पर यह प्रतिपादित किया कि कैसे जीवित प्राणी विकसित होते हैं। कई शताब्दियों अथवा कभी कभी सहस्राब्दियों में धीरे धीरे अपने आप को प्राकृतिक वातावरण में ढालकर बदलते रहते हैं। डार्विन के सिद्धांत ने योग्यतम की उत्तरजीविता के विचार पर बल दिया। केवल वही जीवधारी जीवित रहने में सफल होते हैं जो अपने पर्यावरण के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं। जो अपने आप को ढालने में सक्षम नहीं होते अथवा ऐसा धीमी गति से करते हैं, लंबे समय में नष्ट हो जाते हैं। डार्विन ने यह सुझाया कि मनुष्य की उत्पत्ति समुद्री जीवों अथवा मछलियों के विभिन्न प्रकारों से भूमि पर रहने वाले स्तनपायी उससे विभिन्न अवस्थाओं को पार करते हुए उच्चतम अवस्था, जहां बंदरों तथा गोरिल्ला के विभिन्न प्रकार से अंत में होमो सेपियंस अथवा मनुष्य के रूप में उसकी उत्पत्ति हुई। यद्यपि डार्विन का सिद्धांत प्राकृतिक प्रक्रियाओं को दिखाता है, इसे शीघ्र सामाजिक विश्व में स्वीकृत किया गया। इसे सोशल डार्विनिज्म के नाम से जाना गया। ऐसा सिद्धांत जिसके अनुकूली परिवर्तन की महत्ता पर बल दिया। उद्विकासीय परिवर्तन के विपरीत परिवर्तन जो तुलनात्मक रूप से शीघ्र अथवा अचानक होता है, कभी कभी उसे क्रांतिकारी परिवर्तन कहते हैं। इसका प्रयोग मुख्यतः राजनीतिक संदर्भ में होता है, जहां समाज में शक्ति की संरचना में शीघ्रतापूर्वक परिवर्तन लाकर इसे चुनौती देने वालों द्वारा पूर्व सत्ता को विस्थापित कर लाया जाता है। इसके उदाहरण है फ्रांसीसी क्रांति 1789-93 अथवा सोवियत या 1917 की रूसी क्रांति। सामान्य रूप से इस शब्द का प्रयोग तेज, आकस्मिक तथा अन्य प्रकार के संपूर्ण परिवर्तनों के लिए भी कुछ शब्द जैसे औद्योगिक क्रांति अथवा संचार क्रांति इत्यादि के लिए होता है। क्रियाकलाप में आप देखें, फ्रांसीसी क्रांति अथवा औद्योगिक क्रांति, जिसके बारे में आपने अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है, परिचर्चा को देखिए। इनमें से प्रत्येक किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आया? क्या ये परिवर्तन इतने तीव्र अथवा दूरगामी थे कि क्रांतिकारी परिवर्तन के योग्य हो सकें? और आगे देखें आप, अन्य किसी प्रकार के सामाजिक परिवर्तनों के बारे में आपने अपनी पुस्तक में पढ़ा है जो क्रांतिकारी परिवर्तन के योग्य नहीं थे? वे क्यों योग्य नहीं? विभिन्न प्रकार के परिवर्तन जो अपनी प्रकृति अथवा परिणाम द्वारा पहचाने जाते हैं, वे हैं संरचनात्मक परिवर्तन एवं विचारों, मूल्यों तथा मान्यताओं में परिवर्तन। संरचनात्मक परिवर्तन समाज की संरचना में परिवर्तन को दिखाता है। इसकी संस्थाओं अथवा नियमों जिनसे इन संस्थाओं को चलाया जाता है। पूर्वाध्याय के सामाजिक संरचना पर हुई परिचर्चा को विद्यार्थी देख सकते हैं। जैसे कागजी रुपये का मुद्रा के रूप में प्रादुर्भाव वित्तीय संस्थानों तथा लेन देन में बड़ा भारी परिवर्तन लेकर आया। इस परिवर्तन के पहले मुख्य रूप से सोने चांदी के रूप में मूल्यवान धातुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में होता था। सिक्के की कीमत उसमें पाए जाने वाले सोने अथवा चांदी से मापी जाती थी।
इसके विपरीत कागजी नोट की कीमत पर उस कागज से कोई संबंध नहीं होता था जिस पर वह छापा जाता था और न ही उसकी छपाई से। कागजी मुद्रा के पीछे यह विचार था कि सामान अथवा सुविधाओं के लेन देन में जिस चीज़ का प्रयोग हो उसका कीमती होना जरूरी नहीं, जब तक कि यह मूल्य को ठीक से दिखाता है, अर्थात जब तक कि यह विश्वास को जगाए रखता है। तकरीबन कोई भी चीज़ पैसे के रूप में काम कर सकती है। यह विचार ऋण बाजार की बुनियाद बना, जिसने बैंकिंग तथा वित्त के ढांचे को बदलने में मदद की। इन परिवर्तनों ने आगे चलकर आर्थिक जीवन में और परिवर्तन किए। मूल्यों तथा मान्यताओं में परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे बच्चों तथा बचपन से संबंधित विचारों और मान्यताओं में परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकार के सामाजिक परिवर्तन में सहायक सिद्ध हुआ है। एक समय था जब बच्चों को साधारणतः अवयस्क समझा जाता था। बचपन से संबंधित कोई विशिष्ट संकल्पना नहीं थी जो इससे जुड़ी हो कि बच्चों के लिए क्या सही है, क्या सही था अथवा क्या सही, क्या गलत। जैसे 19वीं शताब्दी के अंत में यह ठीक माना जाने लगा कि बच्चे जितने जल्दी काम करने योग्य हो जाएं, काम पर लग जाएं, बच्चे अपने परिवारों के काम करने में मदद 5 अथवा 6 वर्ष की आयु से ही प्रारंभ कर देते थे। प्रारंभिक फैक्ट्री व्यवस्था बच्चों के श्रम पर आधारित थी। यह 19वीं और पूर्व 20वीं शताब्दियों के दौरान बचपन जीवन की एक विशिष्ट अवस्था है। यह संकल्पना प्रभावी हुई। तब छोटे बच्चों का काम करना अविचारणीय हो गया। अनेक देशों ने बाल श्रम को कानून द्वारा बंद कर दिया। उसी समय अनिवार्य शिक्षा संबंधी विचारों का जन्म हुआ। इससे संबंधित कई कानून भी पास किए गए। यद्यपि कुछ ऐसे उद्योग हमारे देश में हैं जो आज भी बाल श्रम पर कम से कम आंशिक रूप से आश्रित हैं। जैसे दरी बुनना। ये चित्र देख लें आप, विद्यार्थी, कक्षा में विद्यार्थी। इस सामान्य तौर पर चित्र आपको मिल सकते हैं। कुशल कार्य करता हुआ बच्चा, कम उम्र का बच्चा भी किस तरह से कुशलता से कार्य कर रहा है। छोटी चाय की दुकानों तथा रेस्तरां, माचिस बनाना इत्यादि बाल श्रम गैर कानूनी है। मालिकों को मुजरिमों के रूप में सजा हो सकती है। परंतु अब तक सामाजिक परिवर्तन के वर्गीकरण का सबसे सरल तरीका इसके कारक तत्व तथा स्रोत हैं। कई बार कारक तत्व पूर्व वर्गीकृत होते हैं: आंतरिक अंतर्जात और बाहरी बहिर्जात। सामाजिक परिवर्तन के 5 बृहद प्रकार के स्रोत अथवा कारण हैं: पर्यावरण, तकनीकी, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक। पर्यावरण, प्रकृति, पारिस्थितिकी तथा भौतिक पर्यावरण का समाज की संरचना और स्वरूप पर महत्वपूर्ण प्रभाव हमेशा से रहा है। विगत समय के संदर्भ में यह विशेष रूप से सही है जब मनुष्य प्रकृति के प्रभावों को रोकने अथवा झेलने में अक्षम था। जैसे मरुस्थलीय वातावरण में रहने वाले लोगों के लिए एक स्थान पर रहकर कृषि करना संभव नहीं था, जैसे मैदानी भागों अथवा नदियों के किनारे इत्यादि। जिस प्रकार का भोजन वे करते थे अथवा कपड़े पहनते थे, जिस प्रकार जीविका चलाते थे, सामाजिक अंतःक्रिया, ये सब काफ़ी हद तक उनके पर्यावरण के भौतिक और जलवायु की स्थितियों से निर्धारित होता है। अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने वालों के लिए भी यह सही था, अथवा बंदरगाह पर स्थित नगरों, प्रमुख व्यापारिक मार्गों, आप देखें भयंकर बाढ़ से भूमि के अंदर बनी गुफा देख लें, अथवा पर्वतीय धर्रों अथवा उपजाऊ नदी घाटियाँ। परंतु पर्यावरण जिस हद तक समाज को प्रभावित करता है वह तकनीकी संसाधनों के बढ़ने के कारण समय के साथ घटता जा रहा है। प्रकृति द्वारा खड़ी की गई समस्याओं का सामना और अपने आप को उनके अनुरूप ढालना, इस प्रकार भिन्न पर्यावरण के कारण
समाजों के बीच आए अंतर को दूर करने में तकनीक हमारी मदद करती है। दूसरी तरफ तकनीक प्रकृति को, इसके साथ हमारे संबंधों को नए तरीकों से बदलती है। पर्यावरण पर इस पुस्तक में दिए गए अध्याय को विद्यार्थी देखेंगे। यह कहना अधिक सही होगा कि समाज पर प्रकृति का प्रभाव घटने की बजाय बदल रहा है। आप पूछ सकते हैं कि कैसे यह सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण ने समूहों को आकार दिया होगा, परंतु इसने सामाजिक परिवर्तन में क्या भूमिका अदा की होगी? इस प्रश्न का सबसे आसान और बढ़िया उत्तर प्राकृतिक विपदाओं में मिलेगा। त्वरित और विध्वंसकारी घटनाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़ अथवा ज्वार भाटी तरंगे, जैसे दिसंबर 2004 में सुनामी की तरंगों से इंडोनेशिया, श्रीलंका, अंडमान द्वीप, तमिलनाडु के कुछ भाग इसकी चपेट में आए, समाज को पूर्ण रूपेण बदल कर रख देते हैं। ये बदलाव अपरिवर्तनीय होते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं तथा चीज़ों को वापस अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आने देते। जैसे यह संभव हो सकता है कि उनमें से कई लोग जिनका व्यवसाय सुनामी के कारण नष्ट हो गया, वे उसे पुनः नहीं पा सकेंगे और अधिकांश तटीय गांवों में सामाजिक संरचना पूर्णतः बदल जाएगी। प्राकृतिक विपदाओं के अनेकानेक उदाहरण इतिहास में देखने को मिल जाएंगे, जो समाज को पूर्ण रूपेण परिवर्तित कर देते हैं अथवा पूर्णतः नष्ट कर देते हैं। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण पश्चिमी एशिया अथवा खाड़ी देश के रेगिस्तानी प्रदेशों में तेल का मिलना है। जिस प्रकार 19वीं शताब्दी में कैलिफोर्निया में सोने की खोज हुई थी, ठीक उसी प्रकार तेल के भंडारों ने खाड़ी देशों के समाज को बदल कर रख दिया। सऊदी अरब, कुवैत अथवा संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों की स्थिति आज तेल संपदा के बिना बिल्कुल अलग होती। तकनीक तथा अर्थव्यवस्था। विशेषकर आधुनिक काल में तकनीक तथा आर्थिक परिवर्तन के संयोग से समाज में तीव्र परिवर्तन आया है। तकनीक समाज को कई प्रकार से प्रभावित करती है। जैसा कि ऊपर देखा गया है कि यह हमारी मदद प्रकृति को विभिन्न तरीकों से नियंत्रित, उसके अनुरूप ढालने में अथवा दोहन करने में करती है। बाजार जैसी शक्तिशाली संस्था से जुड़कर तकनीकी परिवर्तन अपने सामाजिक प्रभाव की तरह ही प्राकृतिक कारकों जैसे सुनामी अथवा तेल की खोज की तरह प्रभावी हो सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन के बृहद, दृष्टिगोचर तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण जो तकनीकी परिवर्तन द्वारा लाए गए, वह औद्योगिक क्रांति। इसके बारे में आपने पहले पढ़ा है। आपने वाष्प इंजन द्वारा समाज पर छोड़े गए प्रभाव के बारे में सुना होगा। वाष्प शक्ति की खोज ने उदीयमान विभिन्न प्रकार के बड़े उद्योगों को शक्ति की उन ताकत को, जो न केवल पशुओं तथा मनुष्यों के मुकाबले कई गुना अधिक थी, बल्कि बिना रुकावट के लगातार चलने वाली भी थी, से परिचित कराया। इसका दोहन जब यातायात के साधन हो, जैसे वाष्प चलित जहाज और रेलगाड़ी के रूप में किया गया, तो इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था और सामाजिक भूगोल को बदल कर रख दिया। रेल ने उद्योग और व्यापार को अमेरिका महाद्वीप तथा पश्चिमी विस्तार को सक्षम बना दिया। भारत में भी रेल परिवहन ने अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेषकर 1853 में भारत में आने से लेकर मुख्यतः प्रथम शताब्दी तक वाष्प चलित जहाज़ों ने समुद्री यातायात को अत्यधिक तीव्र तथा भरोसेमंद बनाया। इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार और प्रवास की गति को बदल कर रख दिया। दोनों परिवर्तनों ने विकास की विशाल लहर पैदा की, जिसने न केवल अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, अपितु समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा जनसांख्यिक रूप को बदल दिया। वाष्प शक्ति की छाप तथा महत्व अपेक्षाकृत तीव्र गति से दृष्टिगोचर हुआ। हालांकि कभी कभी तकनीक का सामाजिक प्रभाव पूर्वव्यापी भी होता है। तकनीकी आविष्कार अथवा खोज का कभी कभी तात्कालिक प्रभाव संकुचित होता है, जो देखने पर लगता है जैसे सुप्तावस्था में हो
बाद में होने वाले परिवर्तन आर्थिक संदर्भ में उसी खोज की सामाजिक महत्ता को एकदम बदल देते हैं तथा उसे ऐतिहासिक घटना के रूप में मान्यता देते हैं। उदाहरण चीन में बारूद और कागज की खोज है, जिसका प्रभाव सदियों तक संकुचित रहा, जब तक कि उनका प्रयोग पश्चिमी यूरोप के आधुनिकीकरण के संदर्भ में नहीं हुआ। उसी बिंदु से दी गई परिस्थितियों का लाभ उठा बारूद द्वारा युद्ध की तकनीक में परिवर्तन तथा कागज की छपाई की क्रांति ने समाज को हमेशा के लिए परिवर्तित कर दिया। दूसरा उदाहरण ब्रिटेन के कपड़ा उद्योग में होने वाले तकनीकी प्रयोग से है। बाजारी ताकतों और साम्राज्यवादी शक्तियों के मेल से नवीन सूत कातते तथा बुनने की मशीनों ने भारतीय उपमहाद्वीप में हथकरघा उद्योग को नष्ट कर दिया, जो पूरी दुनिया को सबसे व्यापक तथा उच्च स्तरीय था। क्रियाकलाप विद्यार्थियों के लिए, क्या आपने ऐसे अन्य तकनीकी परिवर्तनों पर ध्यान दिया है जिसका आपके सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ा हो? फोटोकॉपी मशीन तथा उसके प्रभाव के बारे में सोचिए। क्या आपने कभी सोचा है कि उसके पहले जीवन कैसा होगा जब फोटोकॉपी इतनी सस्ती तथा आसानी से उपलब्ध नहीं थी? दूसरा उदाहरण एसटीडी टेलीफोन बूथ हो सकते हैं। यह पता कीजिए कि लोग कैसे एक दूसरे से संपर्क रखते थे जब कुछ ही घरों में टेलीफोन की सुविधाएं थीं। ऐसे कुछ अन्य उदाहरणों की विद्यार्थी सूची बना सकते हैं। कई बार आर्थिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन जो प्रत्यक्षतः तकनीकी नहीं होते हैं, भी समाज को बदल सकते हैं। जाना पहचाना ऐतिहासिक उदाहरण रोपण कृषि, जहाँ बड़े पैमाने पर नकदी फसलों जैसे गन्ना, चाय अथवा कपास की खेती की जाती है, ने श्रम के लिए भारी मांग उत्पन्न की। इस मांग ने 17वीं 19वीं शताब्दी के मध्य संस्था के रूप में दास्ता तथा अफ्रीका, यूरोप तथा अमेरिका के बीच दासों का व्यापार प्रारंभ किया। भारत में भी असम के चाय बागानों में काम करने वाले अधिकतर लोग पूर्वी भारत के थे, विशेषकर झारखंड तथा छत्तीसगढ़ के आदिवासी भागों से, जिन्हें बाध्य हो श्रम के लिए प्रवास करना पड़ा। आज विश्व के कई भागों में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों तथा संस्थाओं जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयात कर तथा शुल्कों में लाए गए परिवर्तन संपूर्ण उद्योग तथा रोजगार को खत्म करने अथवा काफ़ी कम त्वरित उछाल या प्रगति का समय कुछ अन्य उद्योगों तथा रोजगारों के लिए ला सकते हैं। राजनीति इतिहास के लेखन तथा संस्करण की पुरानी विधियों में राजाओं तथा रानियों की क्रियाएं सामाजिक परिवर्तन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। परंतु जैसा कि अब हमें पता है कि राजा तथा रानियां विस्तृत राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते थे। व्यक्ति समाज में अपनी भूमिका निभा सकता था, परंतु बृहत्तर संदर्भ में वह इसका एक भाग था। इस अर्थ में राजनीतिक शक्तियां सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण कारण थे। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण युद्ध तंत्र में देखा जा सकता है, जब एक समाज दूसरे समाज पर युद्ध घोषित करता था, जीतता है या हार जाता है। सामाजिक परिवर्तन इसका तात्कालिक परिणाम होता था। कभी विजेता परिवर्तन के बीच अपने साथ जहाँ कहीं भी जाता था बोता है, तो कभी विजित विजेता के समाज को परिवर्तित करने तथा परिवर्तन के बीच बोने में सफल होता है। यद्यपि इतिहास में इस तरह के कई उदाहरण हैं, लेकिन अमेरिका और जापान का आधुनिक उदाहरण देखना दिलचस्प होगा। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर महत्वपूर्ण विजय हासिल की। आंशिक रूप से जननाशक हथियार का प्रयोग हुआ, जो मानव इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था, और यह था परमाणु बम। जापानियों द्वारा समर्पण के बाद अमेरिका ने जापान पर कब्जा कर लिया। कई वर्षों तक उस पर शासन किया, जिससे जापान में भूमि सुधार के साथ ही साथ कई परिवर्तन आए। उस समय जापान उद्योग की नकल करने और उससे सीखने की बेहद कोशिश कर रहा था, परंतु 1970 तक हालांकि जापानी तकनीक मुख्य रूप से कार निर्माण के क्षेत्र में अमेरिका से काफ़ी आगे निकल गई थी। 1970 से 1990 के बीच जापानी उद्योग ने पूरी दुनिया पर राज किया, विशेषतः यूरोप की औद्योगिक संस्थाओं तथा अमेरिका पर।
अमेरिका की औद्योगिक पृष्ठभूमि विशेष रूप से जापानी औद्योगिक तकनीक तथा उत्पादन संगठन से वृहद स्तर पर प्रभावित हुई। बड़े व परंपरागत रूप से शक्तिशाली उद्योगों जैसे स्टील, वाहन और भारी अभियांत्रिकी को काफ़ी बड़ा झटका लगा। उन्हें अपने आप को जापानी तकनीक तथा प्रबंधन के सिद्धांतों के आधार पर बदलना पड़ा। मसलन नए उभरते क्षेत्र जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का भी जापान ने सूत्रपात किया। कई दशकों में जापान ने युद्ध तंत्र की अपेक्षा आर्थिक तथा तकनीकी क्षेत्र में अमेरिका को चुनौती दी। राजनीतिक परिवर्तन केवल अंतर्राष्ट्रीय हो यह आवश्यक नहीं है, बल्कि उनका बहुत बड़ा सामाजिक असर अपने देश पर भी पड़ा है। यद्यपि आपने इस प्रकार नहीं सोचा होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन ब्रिटिश शासन के अंत के रूप में ही नहीं आया, बल्कि उसने भारतीय समाज को भी निश्चित रूप से बदल डाला। इसका तात्कालिक उदाहरण 2006 में नेपाली जनता द्वारा राजवंश को पूरी तरह से नकार देना है। साधारण रूप से राजनीतिक परिवर्तन शक्ति के पुनः बंटवारे के रूप में विभिन्न सामाजिक समूहों तथा वर्गों के बीच सामाजिक परिवर्तन लाता है। इस दृष्टिकोण से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अथवा एक व्यक्ति एक मत सिद्धांत राजनीतिक परिवर्तन के इतिहास में अकेला सर्वाधिक बड़ा परिवर्तन है। जब तक आधुनिक लोकतंत्रों ने पूर्ण रूप से व्यक्तियों को वोट का अधिकार नहीं दिया, जब तक चुनाव कानूनी शक्ति के लिए अधिदेशात्मक नहीं हो गया, समाज की संरचना भिन्न प्रकार से हुई थी। राजा तथा रानियां दैविक अधिकार के अंतर्गत राज करते थे। वे आम आदमी के प्रति जवाबदेह नहीं थे। लोकतांत्रिक सिद्धांतों के रूप में मताधिकार को जब पहली बार प्रस्तावित किया गया तो उसमें संपूर्ण जनसंख्या को शामिल नहीं किया गया था। वास्तव में केवल एक अल्पसंख्या ही वोट कर सकती थी अथवा सरकार के निर्माण में उनका हाथ था। प्रारंभ में वोट उन्हीं तक सीमित था जिनका जन्म समाज की किसी विशिष्ट प्रजाति या निर्जाति में हुआ हो, अथवा अमीर व्यक्ति जिसके पास संपत्ति हो, अथवा जो इस उच्च सामाजिक वर्गों से जुड़ा हो। सभी स्त्रियां, निम्न वर्ग के लोग अथवा अधीनस्थ निर्जातियां तथा गरीब और कामकाजी व्यक्ति को सामान्यतः वोट देने की अनुमति नहीं थी। यह लंबे संघर्षों से ही संभव हुआ कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एक मानदंड के रूप में स्थापित हुआ। हालांकि इसके पूर्व काल की असमानताओं को समाप्त नहीं किया गया। आज भी प्रत्येक देश शासन के लोकतांत्रिक रूप को नहीं मानते और जहाँ कहीं भी चुनाव होते हैं उन्हें बदलने के अनेक तरीके अपनाए जाते हैं, जिसके कारण आम जनता अपनी सरकार के निर्णय को प्रभावित करने में शक्तिहीन रहती है। लेकिन इन सब के बावजूद इसे नकारा नहीं जा सकता कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एक शक्तिशाली मानदंड के रूप में काम करता है, जो प्रत्येक सरकार और प्रत्येक समाज को महत्व देता है। सरकारों को कानूनी वैधता पाने के लिए आवश्यक है कि वह कम से कम व्यक्तियों की आम सहमति लेता हुआ दिखाई दे। सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में यह व्यापक परिवर्तन आया है और संस्कृति इसको हम ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक व्यवस्था के दूसरे भाग में फिर से आप लोगों के बीच लेकर आएंगे। प्रथम भाग यहीं पर पूर्ण होता है।